कहते हैं ना, हम उनमें से कुछ नामों को चुनते हैं। तो हम लोग क्या चीज देखते हैं, सपोज जस्ट इन केस जैसे कोई फुटबॉल मैच है और इंटर स्कूल मैच है फुटबॉल, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे गेम्स लेते हैं, बहुत लोग बच्चे इंटरेस्टेड भी होते हैं फुटबॉल में, लेकिन टीचर्स मोस्टली उन बच्चों को ले लेती है उस टीम को बनाने के लिए जो कि जिन्होंने शायद कुछ पहले कुछ अपनी इस चीज में अपना मतलब कुछ किया हो, कोई स्किल दिखाई हो और बहुत अच्छे से कोई इनाम विनाम जीता हो, ठीक है ना, या बच्चे जो कि रियली स्किल्ड हैं, इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को ले लेती हैं। तो उनका एक क्राइटेरिया बन जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको कि हमें उस टीम के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है, ऐसे होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ फुटबॉल मैच, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ कंपटीशन, इंटर है या इंट्रा स्कूल है, कोई भी है, तो उसके अंदर जब शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरेस्टेड तो बहुत लोग होते हैं, राइट। तो ऐसे हमारे पास तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी नेचुरल प्लेसेस, ऐसी साइट्स हैं, बट हम सबका ध्यान तो नहीं रख सकते ना, इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? नो मैम। तो ना, सो देर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया, अगर वो उस क्राइटेरिया को फिट करते हैं, अगर वो उसमें जम जाते हैं, अगर उसमें ढल जाते हैं, तो फिर वो उन साइट्स का फिर वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब होता है कि आप उन साइट्स का फिर देखभाल करने लगते हो, ठीक है। और ऐसे आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ताजमहल का, ठीक है। और ताजमहल जो है बिकॉज ऑफ रिफाइनरी, वहां पर जो जो फैक्ट्रीज जिसमें से सूट निकलता है, काला धुआं निकलता है, उसकी वजह से ताजमहल जो इतना ऑफ वाइट हो गया था, वाइट से उसका जो रंग था वो गिरने लगा था। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है बहुत तरह की चीजें यूज करी उसको साफ करने के लिए, ताकि उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो अट्रैक्शन है, इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अभी इस लेसन में आप कुछ ऐसी जगहों के नाम पढ़ोगे जिनको कि मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी कुछ कुछ पिक्चर्स ली हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो जगह कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो वी दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू एज एंड व्हेन वी रीड द लेसन। अभी मैं ये पहले लेसन को शेयर कर रही हूँ। इट इज पेज नंबर 75। आप लोगों के पास बुक्स हैं आपकी? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो ये अभी वी हैड रेड इट टिल दिस लाइन, कि ये वाली लाइंस हमने पढ़ी थी कि हेरिटेज कमिटी, अब इन इन चीजों की देखभाल करने के लिए कोई कमिटी होनी चाहिए ना, कोई संस्था होनी चाहिए ना, है ना। ऐसे तो नहीं है कि सब लोग शुरू हो जाएंगे उसका देखभाल करने के लिए, वो संस्था डिसाइड करती है कौन सी कमिटी को हमने लेना है। बेटा इसको ले जा, कौन सी कमिटी की हमने देखभाल, कौन सी साइट्स की, मॉन्यूमेंट्स की हमने देखभाल करनी है, राइट। तो उनको चुनाव करने के लिए वी हैव गॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। व्हाट इज इट कॉल्ड? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। कैन यू रिपीट दैट? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। और उस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, जो कि उसके अंदर मतलब दे आर 21 इन नंबर, और वो लोग साल में एक बार या जब जरूरत होती है मिलते हैं और मिलके डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मॉन्यूमेंट है, ये पर्टिकुलर जो साइट है, इसकी हमने देखभाल करनी है, ठीक है। और वो कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी हम लेसन पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं फिर वो उस लिस्ट में से हट जाते हैं, और या कोई नेचुरल साइट, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, कोई माउंटेन हो गया, समटाइम्स इट इज देयर, बट कभी कभी वो हटा भी देते हैं अगर उसको मेंटेन फिर वो नहीं करते, डोंट लुक आफ्टर इट, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, बट दैट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसे होता नहीं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अब आपने ये जाना लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे कि व्हाट आर नेचुरल साइट्स एंड व्हाट आर कल्चरल साइट्स। कल्चरल साइट्स बेटा वो होती हैं जो कि विच हैव गॉट सम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बोला था
हमारे दिल्ली का रेड फोर्ट, ठीक है, दिल्ली का लाल किला पता है ना, रेड Yes, फोर्ट, ma'am. उसका भी मेंटेनेंस चलता है। हाँ, उसके भी कितनी कार्विंग्स हैं, इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, उसके अंदर फिगराइंस हैं, बहुत सुंदर है वो अंदर से बना हुआ। तो उसको भी, उसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना बेटा, वो समय समय पर उसको साफ करता है, पेंट करता है, कहीं पर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है, ठीक है ना। तो ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस विच हैव गॉट सम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और कल्चरल इंपॉर्टेंस, हम उनको तो मैन मेड लेते हैं ना। आई टोल्ड यू अबाउट टू थिंग्स, देयर आर, वन इज मैन मेड, अदर इज नेचुरल। मैन मेड क्या हुआ, जो हमने बनाए, मतलब इंसानों ने जो हमने बनाए। बनाई, वेरी गुड अनुष्का, एक्सीलेंट, जो हमने बनाई है उनकी भी तो इम्पोर्टेंस है, और कुछ ऐसी हैं जो कुदरती, मतलब प्रकृति ने नेचुरली क्रिएटेड है, ठीक है। तो हम उनको फिर जो है वैसे मेंटेन, एक आपको एक जगह का नाम बताती हूँ, मॉरिशस इज एन आइलैंड, इट इज एन आइलैंड, ठीक है। और अगर आप मॉरिशस में जो मिट्टी है बेटा, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, देयर इज अ सर्टेन प्लेस आल्सो इन मॉरिशस जहां पर कि 7 कलर्स, 7 रंग दिखाई देते हैं। वो जो 7 रंग आपको ऊपर जो रेनबो में दिखते हैं ना बेटा, वो 7 रंग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज वो जो पूरी जगह है ना मॉरिशस आइलैंड, वो वॉल्केनो इरप्शन से बना है। किससे बना है? ये जो वॉल्केनो इरप्ट करता है ना, जब कोई पता है आपको वॉल्केनो इरप्शन के बारे में, पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में? पढ़ा है मैम किसके बारे में? वॉल्केनो इरप्शन, जब अंदर से नो लावा मैम, मैं निकल। पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, आप पहली बार सुन रहे हो? तो मैं अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट नेक्स्ट क्लास में आपको उसकी छोटी सी रील या कोई फोटो दिखाऊंगी। क्या होता है कि जो अंदर हमारे जो क्या नाम है, अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारी अर्थ के नीचे, राइट, वो आपस में डाइवर्ज कन्वर्ज करती हैं, टकराती हैं आपस में। तो आपको पता है अर्थक्वेक आता है, लेकिन जो पहाड़ होते हैं बेटा, उसके अंदर जब बहुत ज्यादा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, इकट्ठा हो जाता है, जब सारी एक गर्मी सी अंदर आ जाती है, मैं उसको कैसे बताऊं आपको, समझाऊं, कि जब अंदर पूरी एक गर्मी अंदर इकट्ठी हो जाती है तो वो अंदर से फट के बाहर निकलता है। और अंदर से जो भी चीज है जिसको कि हम मोल्टन लावा कहते हैं, अंदर से पिंगलावा लावा होता है जो कि अंदर से फट के निकल के आता है। और जब वो बाहर आता है बेटा, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो मतलब सख्त हो जाता है बाहर आकर, ठीक है। और वो जो लावा है बेटा, उस लावा से वो पूरा आइलैंड बना है। वहां पे इतना जबरदस्त वॉल्केनो इरप्शंस हुए थे, ऐसे छोटे छोटे, आप समझ लो माउंटेन्स हैं वो। आप फट के जब अंदर से निकल लावा निकला उसमें से और बाहर आके वो जम गया, तो वो क्या बन गया, उसने एक सखत एक वो रूप ले लिया। लेकिन उसके अंदर सारे 7 रंग उसके अंदर हैं, 7 कलर्स हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो उसके अंदर रेड, ग्रीन, मतलब सारे कलर्स दिखाई देते हैं, ब्लू, ऑल कलर्स आर देयर। तो वो तो हम लोगों ने तो नहीं किया ना, वो तो एक कुदरती चीज थी ना, इट वाज ऑल डन बाय नेचर, ठीक है। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय नेचर। और उसी को वो जो बाहर आके जो सखत लावा बन जाता है ना, उसको हम इग्नियस, उसको हम बेसाल्ट बोलते हैं। वो बहुत पोरस सा होता है, जैसे आपका वो प्यूबिक स्टोन होता है ना, प्यूमिक स्टोन जैसे होता है जिसके अंदर छेद छेद होते हैं, है ना, ऐसे ऐसा स्टोन बन जाता है जिससे कि वो वहां पे लोग घर भी बनाते हैं उससे। अगर ये आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, और मैं भी शायद नहीं समझा पाऊंगी जब तक मैं आपको उसकी पिक्चर नहीं दिखा दूं। मैम हमने ये भूगोल में ना पढ़ा है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, ठीक है, और उसकी फोटो भी देखी होगी वॉल्केनो इरप्शन की, कि कैसे Yes, अंदर से। यस मैम, मैंने ना बेसॉल्ट की पिक्चर देखी है। हाँ, सो इट फाइंड्स वेंट, उसके अंदर से एक वेंट, एक रास्ता क्रिएट हो जाता है, और वहीं से वो फटके जब बाहर निकलता है, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके जो है वो सखत बन जाता है, ठीक है।
उससे फिर आप उसको किसी भी काम में ले सकते हो। बट मैं जो आपको बता रही हूँ, मॉरिशस एक ऐसी जगह है, वो एक आइलैंड है। आइलैंड एक टापू होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो वो नीचे से कहीं से फट के, वो रिपीटेडली इतने फटे कि वो जम के अब जो है वो एक एक लैंड बन गए हैं। वो दे हैव बिकम अ लैंड। ठीक है, तो उसी के ऊपर लोग वहां पे रहते भी हैं। ठीक है, तो मैं, अगर आप देखो ध्यान से तो वो दिखने में तो काला लगता है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो उसके अंदर सारे कलर्स दिखाई देते हैं। तो इट इज समथिंग विच आई मीन नेचुरली क्रिएटेड है, बट हम लोगों को उसको प्रिजर्व करना चाहिए ना, लोगों के लिए देखने के लिए। ठीक है, इतना समझ आया बेटा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब हम यहाँ पे कौन रीड करेगा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन, ये वाला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? मैम मैं रीड करूं? चलिए, हर्षाली आप पढ़ो। I can't, बेटा your voice is not clear. World Heritage Site can also be a combination of both cultural and natural areas. For Yeah. example, Mount Hongshan in China, Wangshan Hongshan in China. in China is a site with Significance. significance to human cultural because it played a role in historical Chinese art and Literature. literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. अब वो इस माउंटेन की बात कर रहे हैं, माउंट ह्युआंगशान, जो चाइना में है बेटा। ये माउंटेन को हम येलो माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको येलो माउंटेन प्रोबेबली किसी एम्परर के नाम पर, चाइना का कोई एम्परर था, राजा था, जिसका नाम, उसके नाम पर इसको जो है ये वाला नाम दिया गया है माउंटेन को। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसके अंदर दोनों तरह की इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल भी है, और इसको, माउंटेन को तो हमने नहीं बनाया, इंसान ने नहीं बनाया, तो इट इज नेचुरल ऑल्सो। तो हम ऐसी साइट्स को नेचुरल एंड कल्चरल साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल एंड कल्चरल। तो हमारे पास तीन चीजें हुई, एक हुई नेचुरल साइट्स, एक हुई कल्चरल साइट्स, और एक हुई बेटा मिक्सचर, नेचुरल एंड कल्चरल। ठीक है, तो ये जो माउंटेन है, सिंस इसका नाम, इसको नाम येलो माउंटेन भी बोलते थे, तो इस माउंटेन को येलो नाम दिया गया किसी राजा के, एम्परर के नाम पर, चाइना के। और इसीलिए इसका जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो एज नेचुरल एंड कल्चरल देखी गई है बाय द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इज इट क्लियर टू यू? Yes, इज ma'am. इट? यस मैम। आई एम सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस, क्योंकि आज क्लास में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा, बट मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो लेट्स रीड दिस। अब कौन पढ़ेगा? इतना समझ में आ गया कि किस किस प्रकार की साइट्स होती हैं। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस यहां तक। यहां तक कौन पढ़ेगा? भाग्यश्री। History of World Heritage Sites also thought the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the began, early 20th century. but momentum Momentum for its actual creation was not until the 1915th century. In 1954, 1 मिनट बेटा, भाग्यश्री 1 मिनट। अब मोमेंटम का क्या मतलब है बेटा? अब वो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो कल्चरल नेचुरल हेरिटेज साइट्स को देखभाल करने के लिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके जो क्रिएट किया है, इसको कब किया था, कब इसको इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए, कब किया? 1915 में
अर्ली, हाँ, सो उसको उसको उन्होंने बोला है 1950 में, तो उसको मोमेंटम उन्होंने क्या कि उसके गति। बाद देना शुरू किया, कि मतलब एक उसको एक स्पीड दी कि ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। मतलब गति दी। उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे। और किसने किया? यूएन ने। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी 1945 में। 1945 में यूएन केम इनटू, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ना बेटा, यस मैम। जिसमें मैंने यस आपको मैम। बताया 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, मैंने उनके नाम भी बताए थे आपको, 5 परमानेंट मेंबर्स, और बाकी जो हैं वो परमानेंट नहीं है पर मेंबर्स हैं। तो एक यूनेस्को ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जाए जो कि हम, जिससे कि हम मॉन्यूमेंट्स का देखभाल करें। पर ये डिसाइड किया था अर्लियर 20th सेंचुरी में, लेकिन उसके तुरंत बाद इन लोगों ने जो उसको एक स्पीड दी ना, मोमेंटम दिया, दैट वाज इन नॉट बिफोर 1950s, ओके, नॉट बिफोर 1950s। मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैंने बेटा म्यूट किया था अपने को, ओके, ठीक है। इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड, अब ये पढ़ना, In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The नाइल initial रिवर, plan नाइल रिवर, भाग्यश्री, इट इज रिवर नाइल, ठीक है। तो इजिप्ट में रिवर नाइल है, आप लोगों ने वो भी भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में। यस मैम यस, पढ़ा है। रिवर नाइल है वहाँ, रिवर नाइल के अब हम क्या करते हैं, जो पानी है उसको हम अगर हम, जैसे पानी बहुत ज्यादा स्पीड में है या बहुत ऊपर तक आ जाता है, तो हम उस पानी को यूज करते हैं डैम्स क्रिएट करके। हम एक यस डैम मैम। क्रिएट करते हैं जिससे कि हम उस पानी से हम बिजली भी बनाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में रिवर सतलज है, उसके वहाँ उसको करते हैं ना, वहाँ पे भाखड़ा नांगल डैम है, जिसको कि वो पानी को हम रोक कर और फिर जब हम स्पीड में उसको टरबाइन से निकालते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी की। उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से, यस मैम। है ना। ये यस सब आपने मैम। पढ़ा ही होगा। तो उन्होंने क्या किया कि रिवर नाइल के पानी को उन्होंने सोचा हम यहाँ पे इस रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं, ठीक है, एक बांध बनाते हैं। लेकिन उसको बनाने में अब आप आगे पढ़ोगे कि कोई कठिनाई थी, देयर वाज सम प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को इन लोगों ने कैसे सॉर्ट आउट किया इस कमिटी ने, तो उसके बारे में अब आप यहां से पढ़ोगे, इधर से यहां तक। कोई The और? initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel टेम्पल्स, temples and scores of ancient Egyptian artifacts to protect the temples and artifacts. यूनेस्को, यूनेस्को UNESCO launched an कैंपेन, international campaign कैंपेन in 59, 1959 that called for the dismantle, dismantling हाँ, and movement of the temples to higher ground. dismantling and movement of the temples to higher ground. The project cost एक an सेकेंड, estimated US वन मिनट, dollar. 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बस इतना ही पढ़ना है आपने। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स रखी हैं यहाँ पर। ये अबू सिंबल टेम्पल है, कैन यू सी इट? एक सेकेंड, आई विल शेयर इट विद यू। यस, दिस इज द टेम्पल, अबू सिंबल टेम्पल, ठीक है। और ये रिवर नाइल को अगर इसके ऊपर बांध बना देते बेटा तो ये खत्म हो जाता। समझ में आया?
यस मैम। तो इसको इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने इसको डिसमेंटल किया। व्हाट इज डिसमेंटलिंग बेटा, व्हाट इज डिसमेंटलिंग? किसी चीज को अलग अलग करना और फिर उसको दोबारा ले जाकर कहीं और पे जोड़ स्टैब्लिश देना। जोड़ देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी ब्यूटी खत्म हो जाती। अब डैम बनाना जरूरी था, नहीं तो फ्लड्स आ जाते। ठीक है, अब डैम बनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा अब हम इसको क्या करें, इस टेम्पल का क्या करें। तो उन्होंने इसको पहले नीटली इन्होंने एक्सपर्ट्स को बुला के अलग किया और फिर उसको हायर ग्राउंड पे ले गए, थोड़ी ऊंचाई पे ले गए और वहां जाके इन्होंने इसको दोबारा रीअसेंबल किया। तो उन्होंने दोनों काम कर लिए, डैम भी बन गया और साथ के साथ टेम्पल भी प्रिजर्व हो गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस इज वन एग्जांपल जो आपको दे रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? अब मैं इसको Yes. स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, कमिंग बैक टू योर बुक। यस, एक सेकेंड, तो उनको रीअरेंज करना पड़ता है अब बुक के ले जाने के लिए, राइट? हाँ जी, लेट्स रीड द बुक नाउ। अब यहाँ पे जो आपने देखी फोटो, अब उसी से आप अंडरस्टैंड कर लो कि द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. Artifacts क्या होते हैं बेटा? What are the artifacts? ऐसी सुंदर सुंदर चीजें जो कि मैम हम लोग, इंसान ने बनाई हुई बहुत सारी चीजें। जैसे आप ड्राइंग रूम में अपने चीजें सजाते हो, है ना, डेकोरेट करते हो ना, तो उन्हीं को समझ लो वो ऐसी आर्ट। अब ये तो छोटी चीज है ड्राइंग रूम की, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल रही हूँ, उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, जिनसे कि खूबसूरती भरती है उस जगह की। तो उन्होंने उसको, इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स को और अबू सिम्बल टेम्पल को वहां से ले जाकर कहीं और हायर ग्राउंड पे प्लेस कर दिया, जिससे कि दोनों चीजें हो गई, दोनों काम हो गए। इतना सबको समझ आ गया? ये एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। यस मैम। Yes ठीक, मैम। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यहाँ तक अब कोई और पढ़ेगा? स्नेहल आप पढ़ोगे बेटा? अनम्यूट करो अपने को। स्नेहल इज देयर, और अनुष्का आप पढ़ लो बेटा। अनुष्का रीड इट अनम्यूट करके। अनुष्का, कैन यू हियर मी? ओके, हर्षाली आप ही पढ़ लो बेटा। Okay, ma'am. The project cost an estimated us rupees अस नहीं बेटा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस डॉलर्स, 80 मिलियन यूएस डॉलर्स। $18 million, $14 million of which came Which from 15 different countries. डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, Because of the project's success, UNESCO and the International Council on काउंसिल ऑन, हाँ, and Sites इनिशिएटेड initiated a draft convention to create an international organization responsible for प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। अब क्या हुआ, किसी भी चीज को बेटा ऐसे काम करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है कि नहीं होती है ना? तो अब आप उस पैसे को कैसे जनरेट करोगे, उस फंड को कैसे जनरेट करोगे?
भाई वो कमिटी जो है उसके पास कहाँ से पैसा आएगा उस चीज की देखभाल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, या किसी खूबसूरती को रखने के लिए किसी जगह की? यू नीड मनी फॉर दैट ना, फंड्स चाहिए होते हैं ना। तो क्या करते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज है ना बेटा, दे गिव मनी, दे पूल इन, वो सब लोग पैसे डालते हैं और उस पैसे से हम उस जगह की ब्यूटी को या उसकी मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए उस फंड को यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि द प्रोजेक्ट, ये वाला जो प्रोजेक्ट था कि यहाँ से उखाड़ के सारी चीजें और हायर ग्राउंड पे प्लेस करना के लिए फंड्स चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? तो उन्होंने क्या किया, देख उन्होंने एस्टिमेट किया कि $80 million द प्रोजेक्ट कॉस्टेड। उनको कितना, उनको पैसा चाहिए था $80 million, ठीक है, चाहिए थे। उसमें से $40 million जो है वो कहां से आए बेटा? 50 डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। जैसे आप है ना, कोई भी चीज करने के लिए अगर आपको फंड की जरूरत होती है तो आप एक तरह से, जैसे हम कहते हैं ना छोटे लेवल पे हम चंदा लेते हैं, बट दिस इज नॉट चंदा, दिस इज लाइक पूल इन। आप पैसे डालते हो, कंट्रीज जो कि इस कमिटी में हैं उन्होंने पैसे डाले, उन्होंने देखा कितना खर्चा है, उस हिसाब से उन्होंने उसमें पैसे डाले और उन पैसों से उन्होंने उस जगह का काम किया, उस प्रोजेक्ट को किया, ठीक है। इस तरह से काम किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, और ये प्रोजेक्ट जो किया कि यहां से उठा के सिंबल टेम्पल को इन्होंने ऊपर प्लेस कर दिया एज इट इज, तो इसके सक्सेस को देख के यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने, उन्होंने क्या किया, एक कन्वेंशन, उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि अब रिस्पॉन्सिबल थी किस काम के लिए? टू प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज। उन्होंने कहा अगर ये काम हम कर सकते हैं तो ऐसी बहुत जगहें हैं जिनको की प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको हमने बचाना है टूटने से, खराब होने से, तो हम उसके लिए एक संस्था बनाएं जो कि ऐसे फंड्स कलेक्ट करेगा और फिर उस पैसे से हम जगहों को की खूबसूरती को और उनको मेंटेन करेंगे। आप समझ गए? इतना समझे सब लोग? तो अभी आपके लेसन में अबू सिंबल टेम्पल का एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया, ये बताने के लिए कि दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर पैसा लगाया गया था और वो एक सक्सेसफुल वेंचर था, इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। और उसको देखते हुए फिर ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसी एक संस्था बनाते हैं जो कि पैसा, फंड्स इकट्ठा करेगी और मॉन्यूमेंट्स को बचाएगी टूटने से, खराब होने से। जैसे बेटा हम अपने घर में कोई चीज अच्छी होती है तो हम उसको टूटने से बचाते हैं, बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? जो चीजें हमने खरीदी हैं जिसमें ज्यादा पैसा लगा है, हम उसको कहते हैं ना कि इसको मेंटेन करो, क्यों खराब करना है? करते हैं कि नहीं करते? तो हमने इसी तरीके से अपने वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं हमने उनको बचाना है, तो उसके लिए इस तरह की संस्थाएं बनाई गई और ये सब यूनेस्को का पार्ट है, यूनेस्को का हिस्सा है। और यूनेस्को किसका हिस्सा है? यूएन का हिस्सा है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है, कुछ अगर डिफिकल्टी है तो मुझे प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। अब कौन रीड करेगा यहाँ से शॉर्टली देयर आफ्टर? हु विल टेक द इनिशिएटिव ऑफ रीडिंग दिस? कौन रीड करेगा इसको? अनुष्का, ओके, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अनुष्का करो। Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. Very good. Finally, in 1968, the International Union for Conservation Conservation.
conservation of nature of nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment and in Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentation of these goals, the convention cons- concerning coming the the project protection of protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1997. 22। तो वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट बनाते हैं ना एक, इन्होंने क्या सोचा कि एक हम लोग जब इतना सक्सेसफुल रहा और हमें फंड्स चाहिए इन हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए, तो उसके लिए एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया गया। और उस वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट को बनाने के टाइम पे उनके दिमाग में उन्होंने क्या रखा कि हमें सिर्फ जो कंजर्वेशन ऑफ, ये सिर्फ हमने कल्चरल साइट्स और हिस्टोरिक साइट्स ही नहीं बचानी है, बल्कि हमें नेचुरल साइट्स भी बचानी है। ठीक है, अब जैसे अबू सिम्बल टेम्पल जो था वो नेचुरल था या मैन मेड था? व्हाट वाज इट? मैन मेड था। उन्होंने मैन मेड वाले को सक्सेसफुली बचा लिया। उसके लिए उनको कुछ फंड्स चाहिए थे जो उनको 50 डिफरेंट कंट्रीज से मिल गए। तब ये जब काम, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, तो उनके दिमाग में आया कि हम ऐसा कोई एक ट्रस्ट क्यों नहीं बनाते जिससे, जो कि इस तरह के फंड्स टाइम टू टाइम कलेक्ट करे और इन साइट्स को बचाए। पर फिर बाद में ये डिसाइड किया गया, जो कि यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ये एक और गोल प्रेजेंट किया, ये एक और डिसाइड किया कि हम सिर्फ हिस्टोरिक साइट ही नहीं बचाएंगे, बल्कि हम नेचुरल साइट्स भी बचाएंगे। ठीक है, हम नेचुरल साइट्स को भी बचाएंगे। तो उन्होंने ये गोल बनाया और जब उन्होंने इसको प्रेजेंट किया तो वो सक्सेसफुल रहा। और फिर इस तरीके से नवंबर 16, 1972 को इस तरह का वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट जो है क्रिएट किया गया, बनाया गया। दिस इज हाउ इट केम इनटू बीइंग। तो आपको क्या क्या पता चला? आपको ये पता चला कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट क्यों और कैसे बनाया गया। उसके लिए आपको किसका एग्जाम्पल देना है? अबू सिम्पल टेम्पल का। ठीक है, वहीं से तो इनिशिएटिव लिया गया, वहीं तो ये सोच बनी कि हम जो है ट्रस्ट बनाएं। समझ में आ गया बेटा इतना सबको? यस मैम। ठीक है, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के बारे में कौन पढ़ेगा यहां से? यहां से कौन पढ़ेगा? अनुष्का हैज रेज्ड द हैंड। अनुष्का, आप पढ़ चुके हो, कोई और बच्चा पढ़ सकता है? कोई और बच्चा लेगा ये? हर्षाली, आप भी पढ़ चुके हो। स्नेहल, आप पढ़ोगे? अनम्यूट करो अपने को। स्नेहल, सेम बच्चे पढ़े जा रहे हैं बेटा, रीडिंग भी आनी चाहिए आप लोगों को। भाग्यश्री, ओके भाग्यश्री आप पढ़ो। The World Heritage Committee. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed listed as a UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties. Bhagyashree, 1 minute. Representatives, not responsibility, consists of representatives from 28 states parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. The Right. state parties are then. अब वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी बनाई गई थी, वो कह रहे हैं कि इट इज द मेन ग्रुप, यही ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टैब्लिशिंग, फॉर डिसाइडिंग कि कौन कौन सी साइट्स को हम मेंटेन करेंगे। अब आपने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बना दिया,
उस ट्रस्ट का क्या काम था? फंड्स इकट्ठा करना, ठीक है। फंड इकट्ठा करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया गया ना बेटा, इतना समझ आया ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब उन्होंने बात करी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी जगहों को हमने देखना है, जिसकी देखभाल करनी है, जिसको कि हमने मेंटेन करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उसकी शॉर्ट लिस्ट करेगा, लिस्ट में नाम लिखेगा ना कि ये वाली जगह इस वाली कंट्री में है, ये जगह इस कंट्री में हम इसको मेंटेन करेंगे, राइट। तो उसका एक क्राइटेरिया होता है ना हर एक कोई, तो ऐसे तो बहुत सारी जगहें हैं, सारी जगहों को तो आप मेंटेन नहीं कर सकते, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Okay, so some sites which have cultural importance, historic importance, natural importance, उनको चुनाव करने के लिए एक कमिटी बनाई गई जो कि साल में एक बार मिलती थी। इसके अंदर 21 कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी कंट्रीज की देखभाल करनी है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करनी है, और वो कौन कौन सी कंट्रीज में है ये मॉन्यूमेंट जिनकी की हमने देखभाल करनी है। दे एडॉप्ट देम। एडॉप्शन समझ में आता है? आप किसी चीज को अपना लेते हो, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, और फिर आप उसकी देखभाल करते हो। तो उन्होंने उसका एक क्राइटेरिया सेट किया। अब हर चीज का तो को नहीं इंक्लूड कर सकते, तो उन्होंने इसकी एक, अब इसके भी एक मेंबर्स इकट्ठे हुए 21 डिफरेंट कंट्रीज के, जो कि आके बैठे चेयर पे और उन्होंने लिस्ट तैयार करी, ठीक है। भाग्यश्री आप ही पढ़ लो यहाँ से बच्चा, मैम मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? आपकी क्लियर आ रही है इसीलिए मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए। The state parties are then responsible for identifying and नॉमिनेटिंग nominating new sites within their territory to the consider for inclusion on the World Heritage List. हाँ, इंक्लूजन मतलब उन्होंने फिर, आप नॉमिनेट करते हो, पहले उन्होंने एक लिस्ट तैयार करी जिस विच इज अ टेंटेटिव लिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? टेंटेटिव लिस्ट। अब जैसे आपके स्कूल में इवेंट हो रहा है, मैंने एग्जांपल दिया फुटबॉल मैच का, ठीक है, एक स्पोर्ट्स इवेंट है, तो जितने बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं दे विल गिव देयर नेम, जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर वो तो टेंटेटिव लिस्ट है ना, उसको भी तो शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना बच्चे। तो उसमें टीचर्स डिसाइड करती हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स, कि मैं हम कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि रियली जा सकते हैं उस इवेंट के लिए, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल। तो वो फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से शायद वो 4 को चुनेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो ऐसे उन लोगों ने पहले एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी कंट्रीज में से कौन कौन सी जगहें हैं जिनको की देखभाल की जरूरत है। फिर उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कौन सी ऐसी जगह है जिनको एक्चुअली में देखभाल करनी है, बिकॉज वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो हमारा एक वर्ल्ड का, एक हमारी दुनिया का एक एसेट है, समझ गए? इट इज एन एसेट, अब हमने उसकी देखभाल करनी है। तो फिर वो उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। सो फर्स्ट दे मेक अ टेंटेटिव लिस्ट, उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी लिस्ट बनेगी। सो बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नाउ कैसे तुम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाते हो, कौन सा मॉन्यूमेंट या कौन सा वो नेचुरल साइट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगा, उसका क्या स्टेप्स हैं वो अब आप पढ़ोगे। देयर आर 5 स्टेप्स, ठीक है। कितने स्टेप्स हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 5 steps. 5 फिंगर्स, 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स हैं जिनको की दिमाग में रख के वो डिसाइड करते हैं कि इतने सारे जो इतने भी टेंटेटिव लिस्ट में हमने इंक्लूड करे, इसमें से कौन कौन से हैं जिनको कि हम बाहर निकालें और उनकी एक लिस्ट तैयार करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इतना अच्छे से, Yes, ma'am. ठीक है।
सो अब नाउ रीड फ्रॉम हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो, लिस्ट तक. अनुष्का आप पढ़ो. अनुष्का, देयर आर 11 others. विवेक चौहान, विवेक कौन है ये बच्चा? Yes, ma'am. ओके, आप पढ़िए बेटा. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. The first of which is for a country or state party to take an inventory of a significant cultural and natural sites. This is called the tentative list, and it is important because nominate to the World Heritage List will not become considered unless the nominated site was first included on the tentative list. अब जब टेंटेटिव लिस्ट बन गई, ठीक है, तो उसके बाद दे नॉमिनेट वो लोग, वो वाली मतलब साइट्स उठाते हैं जिनको कि वो उन 5 मतलब जो उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं. अब मैंने आपको कहा ना 5 स्टेप्स हैं, 5 फिंगर्स 5 स्टेप्स. ओके, तो पहले उन्होंने एक टेंटेटिव सी लिस्ट बना ली, उसके बाद वो उसमें से निकालते हैं और वो नॉमिनेशन वाली लिस्ट बनाते हैं. आपको पता है ना, ऑस्कर अवार्ड के लिए जब मूवीज जाती हैं तो नॉमिनेट होती हैं, जाती हैं कि नहीं जाती? हमारी जो मूवीज हैं इंडिया से भी जाती हैं, सब देश से जाती हैं, जो अच्छी मूवीज बनती हैं, मीनिंगफुल होती हैं, वैल्यू बेस्ड होती हैं, वो जाती हैं. आर्ट मूवीज हम उनको कहते हैं, वो हमारी कंट्री से भी जाती है, तो दे आर नॉमिनेटेड. हम उनका नाम लेते हैं कि ये वाली मूवी अच्छी है, चलो इसको भेज देते हैं, वी नॉमिनेट, बट जरूरी नहीं है उसको अवार्ड मिल जाए. नॉमिनेशन इज डिफरेंट एंड सेलेक्टिंग कमिटी अलग होती है जो डिसाइड करती है किसको अवार्ड देना है. ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी साइट्स हैं जिनको कि ले लिया, लेकिन उनमें से हमने कितनों को लिया वो डिसाइड अब करते हैं. वो एक लिस्ट बनती है, वो अब अलग लिस्ट बनती है. दैट इज टेकन एज अ सेकेंड स्टेप. I hope you have understood, or you want me to explain it again? Yes, ma'am. समझे ना? ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Yes. तो now they say कि यहां से उन्होंने बोला this is called a tentative list. Tentative list तैयार हो गई, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. पहले आपकी बनेगी tentative list और फिर क्या बनेगी बेटा? फिर क्या बनेगी? Nomination file. नॉमिनेशन लिस्ट. ठीक है ना? इतना. अगर आपका नाम टेंटेटिव लिस्ट में वो साइट का नहीं आया तो वो कह रहे हैं कि फिर नॉमिनेशन लिस्ट में नाम नहीं जाएगा उसका. ठीक है, अगर वो साइट अगर टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया देन इट कैन नॉट गो टू द सेकेंड लिस्ट, नॉमिनेशन लिस्ट. इतना समझ आया? अब नेक्स्ट countries are then able to select the sites from their tentative list to be included on the nomination file. तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो कंट्रीज हैं वो डिसाइड करते हैं कि ओके ये हमारी टेंटेटिव लिस्ट थी, इसमें से हमने कुछ साइट्स उठाई और किस में डाल दी? नॉमिनेशन लिस्ट में डाल दी. ठीक है? ओके, नाउ कम्स द थर्ड स्टेप. 2 स्टेप समझ आ गए सबको? Yes, ma'am. अब थर्ड स्टेप में क्या है, पढ़ो इसको. व्हाट इज द थर्ड स्टेप? मैम कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ लो भाग्यश्री, आप पढ़ लो बच्चे, या विवेक ने पढ़ा था. विवेक आप पढ़ लो, आप लोगों को चांस ज्यादा मिला है. विवेक आप कंटिन्यू करो बच्चे. Yes, ma'am. The three step is the review of the nomination file by the advisory Two advisory bodies
two advisory bodies constituting of an International Council of Movements and Sites, the World Monuments, Heritage Conservation. and the World Conservation Union. अब यहाँ पर दो एडवाइजरी बॉडीज हैं, एडवाइजरी दो बॉडीज हैं, दो संस्थाएं हैं, दो बॉडीज हैं जो कि इनको उन्होंने बोला एडवाइजरी हैं, मतलब वो बताते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। वो दो कौन कौन सी हैं, अंडरलाइन करो अपनी किताब में, अंडरलाइन करो अभी। ये हैं, एक तो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसको आप एक पेंसिल से कर लो, कोई भी, अगर आपके पास दो डिफरेंट कलर्स हैं तो अंडरलाइन कर लिया या हाईलाइट कर लिया, यस मैम। ठीक है। और दूसरी कौन सी है बेटा, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये दूसरी है। एक को ग्रीन से कर लो, एक को रेड से कर लो। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पास कलर पेंसिल्स रखा करो या हाइलाइटर्स, ठीक है। ये दो हो गई, ये दो एडवाइजरी बॉडीज हैं जो कि बेटा उस लिस्ट को देख के सिलेक्शन करती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सी बॉडीज हैं जो सिलेक्ट करती हैं दी साइट्स फ्रॉम दी टेक इट टू फ्रॉम टेंटेटिव टू नॉमिनेशन, वो और नॉमिनेशन से फिर वो आगे कौन सिलेक्ट करता है, तो दीज आर द टू एडवाइजरी बॉडीज, ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड स्टेप, who then make recommendations to the World Heritage Committee। और ये दो एडवाइजरी बॉडीज जब सेलेक्ट कर लेती हैं नाम, तो फिर ये नाम किनको देती हैं, ये नाम किसको पहुंचाया जाता है, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी क्या करता है, ये देखो, अब हम इस पे आ गए। विवेक पढ़ो बेटा। The World Heritage Committee meets once a year to review this recommendation and decide which sites will be added to World Heritage Committee list. The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets a list one of 10 selected criteria. हाँ, तो अब फोर्थ स्टेप में ये क्या बोला, क्या क्या होता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है वो साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है। एंड दे रिव्यू, वो रिव्यू करते हैं, वो देखते हैं कि जो नाम हमें दिए गए हैं, इन दो एडवाइजरी बॉडीज ने हमें नाम दिए, ठीक है। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं साइट्स जिनको कि हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। एंड द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड, और अब फाइनल स्टेप क्या है, 5 स्टेप्स है ना, 5 स्टेप्स हैं कि नहीं है। पहला स्टेप था टेंटेटिव लिस्ट, सेकंड था नॉमिनेशन लिस्ट, थर्ड था दोनों एडवाइजरी बॉडीज जो हैं उन नॉमिनेशन लिस्ट में से नाम निकालती हैं और किसको भेजती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को। फोर्थ स्टेप था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो साल में एक बार मिलता है, वो उसको रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद फिर लास्ट स्टेप ये है कि वो ये देखते हैं कि जो क्राइटेरिया है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, क्या वो उनमें फिट बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं। अगर नहीं बैठती हैं तो उसका नाम हटा देते हैं, और अगर बैठ जाती हैं तो फिर उसका नाम इंक्लूड कर लेते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है। हम ठीक है। एंड देयर आर 10 सिलेक्शन क्राइटेरियाज, कहते हैं ना इसका क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, तो उसके 10 क्राइटेरिया हैं, 10 क्राइटेरियाज आर देयर, समझ गए बेटा, ओके। यस मैम। ठीक है, तो इसके साथ हम लास्ट ये पढ़ लेते हैं अब, इफ द साइट मीट्स दीज क्राइटेरिया। अब ये मैं पढ़ लेती हूँ, अगर ये साइट जो चुने गए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने चुने हैं रिव्यू करने के बाद, अगर वो उन क्राइटेरिया 10 क्राइटेरिया में बिल्कुल निपुण बैठते हैं, then it can be inscribed on the World Heritage List। इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है, एक तो होता है सिंपल लिखना, एक कहते हैं ना बिल्कुल उसको इंस्क्राइब कर देना, किसी चीज में इस तरह से कार्व कर देना कि वो वहां से हट ना सके,
तो उसको एक तरीके से उन्होंने ये बताया कि वो फाइनल लिस्ट में चला जाता है. इट इज इंस्क्राइब्ड in that heritage list. Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. उन्होंने बोला it is not just, एक बार वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में चढ़ जाता है वो नाम, तो वो सिर्फ उस कंट्री का ही धरोहर, उस कंट्री का ही एसेट बन के नहीं रह जाता, अपितु पूरे संसार का बन जाता है. समझ गए? इट इज नॉट, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल ताजमहल आगरा का, अगर आज वो 7 वंडर्स में हम उसको इंक्लूड करते हैं एनीवेज, तो अगर हम उसकी देखभाल कर रहे हैं तो उसकी देखभाल करना सिर्फ हमारी इंडिया का, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया का ही नहीं बल्कि सारे पूरे वर्ल्ड की कमिटी का, जो ये कमिटी बनी है उसका एक, ये उसका वो बन जाता है, एसेट बन जाता है. ये वो अडॉप्ट कर लेते हैं और इसकी देखभाल करना सबका वो है ड्यूटी, चाहे उसके लिए फंड्स रेज करे जाएं, चाहे कैसे भी उसको देखभाल की जाए. अभी जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको अबू सिम्बल टेम्पल का चाइना में, ठीक है, कि उसको जो है उसकी देखभाल करने के लिए कैसे फंड्स 50 कंट्रीज ने दिए कि नहीं दिए? Yes, ma'am. दिए. हम इसी के साथ यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गया हमारा बेटा. इट इज 8:27. आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे. इसका एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, डन? Yes, ma'am. So I'll stop sharing it.